सबसे पहले हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। क्या हिंदी भाषा इसी रूप में थी? नहीं, इसी रूप में नहीं थी। हिंदी के विकास में बहुत समय लग गया, जिसको हमारे विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है, और उसी आधार पर हम भी कोशिश करेंगे उसको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से बातें करने की। आप साथ साथ रहिए, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसको नोट कर लीजिए, हम बाद में उस पर भी बात कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हिंदी भाषा हमारा चैप्टर है और उसका विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। बात आती है हिंदी का जन्म या हिंदी उद्भव कैसे हुई, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ। यदि हम हिंदी के जन्म की बात करने से पहले पूरे भाषाई परिवार की बात करेंगे। पूरे विश्व के यदि को भाषाई आधार पर बांटा जाए तो 12 परिवारों में विभक्त किया जाता है, जिनके अलग अलग जो है 12 नाम हैं, जिसमें से मुख्यतः हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 भाषा परिवार प्रचलित है जिनका अक्सर जिक्र होता है। उत्तर पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में जो है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत का जो अधिकतर क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार के नाम से प्रचलित है। भारोपीय इसलिए कहा गया है, इसमें भारतीय भाषाएं भी है और यूरोपीय भाषाएं भी है। भारत और यूरोप दोनों को मिलाकर भारोपीय बना है। तो इस प्रकार भारोपीय परिवार की भाषाएं अधिकतर भारत में भारोपीय भाषा परिवार प्रचलित है, जिसको हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं, और भारोपीय भाषा परिवार। बात एक ही है दोनों की। यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में दूसरा भाषा परिवार प्रचलित है, जिस परिवार को हम कहते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत में ज़्यादातर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिसमें 4-5 भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4-5 भाषाएं जो है वो प्रमुख है, जिससे हम कहते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। उसके बाद है, यदि हम हिंदी के विकास की चर्चा करें तो हम आर्य भाषा परिवार से विकसित हुई हिंदी को जो है वो आगे इसके परिवार को बांटते हैं हम अलग अलग भागों में। इसका सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसकी सबसे बहुत पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा को देव भाषा या प्राचीन भाषा या जो है वो संपन्न भाषा के नाम से, अलग अलग भाषा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। अब पूरे यदि हिंदी भाषा परिवार को बांटे हम, तो उसको हम लगभग 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा शताब्दी से पहले का समय, 15 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक, यानी कि 19वीं शताब्दी तक पूर्ण विकसित में हिंदी भाषा हो चुकी थी, या हम कहें कि अब 21वीं शताब्दी तक तो उसका बहुत ही विकसित रूप है। 19वीं शताब्दी में हमारी हिंदी भाषा विकसित हो गई थी। तो इस सारे जो है वो कालक्रम को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से अभिप्राय होता है वेदों की संस्कृत, यानी कि जो जिस संस्कृत का प्रयोग वेदों में किया गया था उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। यह संस्कृत जो है वो थोड़ी मुश्किल थी, और इसमें 4 वेदों की रचना हुई थी, जिसका हम विस्तार पूर्वक आगे वर्णन करेंगे। इसका समय जो था वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया, यानी कि लगभग 500 वर्ष जो है वो इसी संस्कृत के रहे, जब वेदों की संस्कृत थी, यानी कि बहुत लंबे लंबे श्लोक थे। लोगों को बोलने में भी बहुत पढ़े लिखे लोग या आसानी से बोल पाते थे, उनको आम लोगों से परे थी ये भाषा, इसलिए इसको कहा गया वैदिक संस्कृत। उसके बाद हमारी दूसरी आई लौकिक संस्कृत। लौकिक जैसे कि लोगों की, यानी कि लोक प्रचलित, उसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत में क्या थे, श्लोकों का आकार थोड़ा छोटा हो गया था और पढ़ने में भी आसान थी, उसको हमने लौकिक संस्कृत का नाम दिया, जिसका उसको हमारे विद्वानों ने लौकिक संस्कृत का नाम दिया, जिसका समय था 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 500 साल का समय वो इसके लिए था। इसमें जो मुख्यतः ग्रंथ थे हमारे वो वाल्मीकि जी की रामायण और महर्षि वेद व्यास का महाभारत है इसमें। इसके अलावा हम जो ना ब्राह्मण ग्रंथ है वो इसमें, जो हमारे उपनिषद है इसमें। लौकिक संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जो वर्तमान में भी बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, शास्त्रों में लिखा गया है, वो सारे जो हैं हमारे अधिकतर लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। ठीक है। उसके बाद है हमारी भाषा का फिर धीरे धीरे और विकास होता गया, कि जैसे समय परिवर्तित होता है भाषा का भी विकास होता गया। और तीसरा रूप आया हमारा पाली भाषा। पाली भाषा क्या थी तो संस्कृत का ही एक रूप, लेकिन वो थोड़ा आसान हो गई थी। उसका समय हमने दिया 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ईसा पूर्व मतलब ईसवीं शताब्दी शुरू होने से पहले का समय। तो लगभग 500 साल का समय इसको दिया गया है हमारे विद्वानों ने।
पाली भाषा, इसमें संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत के साथ साथ तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्द भी थे, यानी कि थोड़े लोक प्रचलित जो लोग बोल रहे थे उन शब्दों का भी समावेश था। आप यूँ कह सकते हो कि आदि संस्कृत थी, आदि लोगों के शब्दों का प्रयोग किया गया इसमें, इसका भी आगे हम वर्णन करेंगे। उसके बाद हमारी चौथी भाषा आई प्राकृत भाषा। इसका जो समय था हमारा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय था, जो इसके लगभग 500 साल इसको भी दिए गए हमारे विद्वानों ने। और फिर अगला रूप आया हमारा अपभ्रंश का। अपभ्रंश भाषा जो थी वो उसका समय हमारा रहा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी कि इस समय हिंदी जो है अपने विकसित रूप के लिए अपने पैर पसार रही थी और हिंदी का विकास होने के दिशा में अपभ्रंश जो था वो नींव का पत्थर बनने वाली थी भाषा। लेकिन उस समय के लोग इस भाषा को पसंद नहीं करते थे और इस भाषा को अलग अलग नाम दिए गए, वो हम आगे पढ़ेंगे। और फिर अपभ्रंश का सुधरा हुआ रूप जो बोलचाल की हिंदी बनी, उसी हिंदी को हमने कहा खड़ी बोली, जिसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग था, जिसमें हिंदी थी, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग था, सारा मिला जुला समावेश था, उसको हमने नाम दिया हिंदी भाषा। और उसका समय जो था वो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का जो समय है वो हम खड़ी बोली, अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई या लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी उसको हमने खड़ी बोली का रूप दिया। तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा ने वैदिक संस्कृत से लेकर खड़ी बोली तक 6 सोपान जो है वो चढ़ी, और इस प्रकार हिंदी का विकसित रूप जो है वो लगभग वैसे तो विकसित रूप की बात करें हम 13वीं-14वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला। हिंदी भाषा की पहली जो रचनाएं मानी गई है वो मानी गई है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अलग अलग विद्वानों ने हिंदी भाषा का शुरुआत में कैसे प्रयोग किया गद्य साहित्य में, उसकी हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस प्रकार जो है फिर हम चलिए अब थोड़ा मोटा मोटा बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत क्या थी। वैदिक संस्कृत में जो है, जैसे कि हमने पहले थोड़ा सा जिक्र किया था, वैदिक संस्कृत में चारों वेदों की रचना हुई थी। अगर चारों वेदों की हम बात करें तो सबसे इससे संबंधित एक आधा प्रश्न आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा इसका कर लेंगे डिटेल। सबसे पहला था हमारा ऋग्वेद, जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसमें जो इसके श्लोक बहुत ही बड़े बड़े श्लोक हैं, और कुछ एक श्लोक इसके काफ़ी प्रचलित है। जैसे कि आप देखते होंगे कौन से प्रचलित है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र अक्सर बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये है मामृतात्, यह मंत्र जो है वो हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसी प्रकार यदि हम गायत्री मंत्र की बात करें, जो अक्सर लोग बोलते सुनते हो आप, शायद हर भारतीय को ही गायत्री मंत्र याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप अक्सर देखते होंगे लाइन में कहीं भी टूटी हुई नहीं है, श्लोक पूरा बहुत बड़ा है। जब इसको आप पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तभी आप इसको पढ़ पाते हो। तो वेदों की संस्कृत इस प्रकार की संस्कृत थी। उसके बाद क्या था, जो वेद के जो मंत्र थे, किसी भी वेद की बात करें, जो श्लोक थे जिनको मंत्र कहते हैं, उनको वेदों में ऋचाओं के नाम से जाना गया। उनको ऋचाएं कहते थे, वेदों के श्लोकों को ऋचाएं कहते थे। अब ऋग्वेद के अनुसार जो है उसमें जो प्रचलित मोटी मोटी सी बातें हम करें, क्या था उसमें हवन का, ऋग्वेद में जो था वो हवन और पूजा पाठ का वर्णन है। इसके अलावा जो है मुख्य देवताओं का महत्व दर्शाया गया है, इंद्र, शिव उपासना, अग्नि उपासना जो है, पूजा और हवन वगैरह, इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारा अगला हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो था ये भी वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया, जिसमें कर्मकांड, जादू टोना, चिकित्सा आदि का वर्णन है यजुर्वेद में। उसके बाद अगला वेद था हमारा सामवेद। जैसे कि हम जानते हैं सरस्वती वंदना से सामवेद जो है शुरू करके संगीत, कला इत्यादि के अलावा पूजा पाठ की पद्धतियों को भी जो है इसमें जगह दी गई है। उसके बाद सबसे आधुनिक और सबसे छोटा वेद यदि माना गया है तो वह अथर्ववेद है, जो सबसे छोटा है, और कहते हैं कि शुरुआत में 3 ही वेद थे, ये बाद में लिखा गया। इस प्रकार 4 वेद जो है जिनका लौकिक संस्कृत में लेखन कार्य हुआ, वैदिक संस्कृत में लेखन कार्य हुआ। उसके बाद अगला है हमारा, हम अगले की बात करते हैं लौकिक संस्कृत। हिंदी का विकास जो धीरे धीरे हुआ, जैसे कि आपको पता है हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत है, तो हम बात करें संस्कृत की तो फिर आई हमारी लौकिक संस्कृत।
अब आपने पीछे पढ़ा था लौकिक संस्कृत का जो काल निर्धारण था वो क्या था, 500 ईसा पूर्व से लेकर फिर बारी आई लौकिक संस्कृत की। अब लौकिक संस्कृत में जो है क्या था, यह संस्कृत थोड़ी सी पहले से सरल थी, श्लोकों को थोड़ा सा छोटे छोटे जो अनुचरणों में बांटा गया, जिसे पढ़ना व लिखना आसान था, जिसको थोड़े पढ़े लिखे लोग भी आराम से पढ़ सकते थे, बहुत बड़े ना होकर थोड़े से लोगों के पढ़ने लायक थे। लौकिक जैसे कि लोगों के समझ आने वाली बात थी। इसमें जो मुख्यतः ग्रंथ थे हमारा, वो वाल्मीकि जी की जो है ना रामायण थी इसका मुख्य ग्रंथ, और वेद व्यास जी की महाभारत, ये दोनों इसी संस्कृत में लिखी गई। इस प्रकार इसके अलावा जो है लौकिक संस्कृत में उपनिषद लिखे गए, जो हमारे पुराण लिखे गए, बहुत सारी ऐसी जो है वो सनातन धर्म की रचनाएं हैं जो लौकिक संस्कृत में हुई, और वर्तमान में भी बहुत सारे विद्वान लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर अगला जो आया हमारा भाषा का रूप, वो आया हमारा पाली भाषा। पाली यानी कि जो संस्कृत के उत्तरार्ध की जो भाषा थी, जिसमें संस्कृत का तो प्रयोग था, लेकिन संस्कृत के साथ साथ जो था वो आम बोलचाल की भाषा का भी थोड़ा सा समावेश हो गया था, जो लोगों को आराम से समझ में आ रही थी। इसका समय निर्धारण जो था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 शताब्दी तक रखा गया, यानी कि शताब्दी शुरू हुई तब हमारी पाली भाषा चल रही थी, लगभग अपने समापन की तरफ थी और विकसित रूप आने वाला था उसका। अब पाली भाषा में जो है इसका एक दूसरा नाम भी है, कुछ विद्वान इसको मागधी भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मगध क्षेत्र में यह भाषा अधिकतर बोली और लिखी जाती थी, इसीलिए इसको मागधी भाषा भी कहते हैं। अधिकतर बौद्ध ग्रंथ, जिन बौद्ध ग्रंथों की त्रिपिटक जिसमें आता है हमारा, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो अधिकतर इसी में लिखे गए। जो जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ थे वो सारे हमारे पाली भाषा में लिखे गए। अब इसका जो है ना थोड़ा सा सरल रूप था ये संस्कृत का, क्योंकि इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी समावेश किया गया था, यानी कि तत्सम संस्कृत तो थी ही थी, उसके साथ साथ थोड़ा सा संस्कृत का बोलचाल का रूप जो था वो भी इसमें दिया गया। उसके बाद फिर अगला सुधरा हुआ रूप जो था, जो आम बोलचाल के लोगों का की भाषा के पास था, वो था हमारा प्राकृत रूप, जिसको प्राकृत भाषा कहते हैं। इसका समय निर्धारण जो था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका समय निर्धारण किया गया था। तो इस समय जो क्या था, संस्कृत धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बोलचाल के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता जा रहा था। प्राकृति यानी कि प्रकृति से संबंधित, प्राकृत का अगर एक रूप ले तो प्रकृति मतलब आम बोलचाल की। अब यहाँ संस्कृत शब्द नहीं थे, ये तो नहीं कहेंगे हम, थे, लेकिन आसान संस्कृत थी और बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग हो रहा था इस भाषा में, जिसको आम लोग भी, जो अनपढ़ लोग थे, वो भी अधिक आसानी से समझ ले रहे थे। लेकिन जो हमारे भारतीय विद्वान जो थे वो इस भाषा को पसंद नहीं करते थे, वो इस भाषा के प्रयोग से बचते थे। वो कहते थे कि ये जो भाषा है हमारी प्राकृत जो भाषा है वो विद्वानों की भाषा नहीं है, ये तो मूर्खों की भाषा है, ऐसा उनका मानना था। जो निम्न श्रेणी के पात्र होते थे नाटकों में, सबसे पहले उनके लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी कि नाटकों में इस भाषा का प्रयोग किया। जो अक्सर नाटक लोगों को खेल कर दिखाए जाते थे ताकि लोगों को समझ आ जाए ये भाषा। अब क्या हुआ कि इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग जो है वो किसने किया, इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया हमारे सिद्धों ने। जैन साहित्य अधिकतर इसी भाषा में लिखा गया। अब जो सिद्ध जो थे हमारे, वो थे 84, और वो अधिकतर जो थे वो अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको ज़्यादा अच्छी संस्कृत नहीं आती थी और उन्होंने आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया। और जो उनका लेखन कार्य या जो भजन कीर्तन वो करते रहते थे वो इसी भाषा में करते थे। बाद में जो उनके शिष्यों ने उनको संग्रहित किया, तो इस प्रकार जो जैन साहित्य जो है बहुत बड़ा है, जैन साहित्य हमारा, वो ज़्यादातर हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिर आगे हमारी जो है वो इसका और ज़्यादा विकसित रूप था, और या यूँ कहिए कि हिंदी की नींव था, वो था हमारा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश जो थी वो उसमें संस्कृत बहुत कम थी और आम बोलचाल के शब्दों का अधिकतर प्रयोग था। जो संस्कृत थी वो भी बहुत ही आसान थी, जो आम लोगों को बड़ी आसानी से जिनके अर्थ समझ आते थे। इसका जो समय निर्धारण था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक था, या यूँ कहिए कि हिंदी के पहले का रूप है ये।
हमारे कुछ विद्वान तो अपभ्रंश की रचनाएं हिंदी के अंतर्गत ही मानते हैं। हम हिंदी साहित्य में जब वीर साहित्य की बात करते हैं तो वो सारा हमारा अपभ्रंश भाषा में लिखा गया उसी समय उसी काल का है। उसके बाद हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा जो था, इस भाषा को अलग अलग नामों से जाना गया। इसको अवहट्ट कहते थे, इसको अवहथ्य कहते थे, इसको देश भाषा का नाम भी देते थे, इसको देसी भाषा भी कहते थे। और जो विद्वान लोग थे वो इसको पसंद नहीं करते थे, वो इसको मूर्खों या डंगरों की भाषा के नाम से जानते थे। इस प्रकार अपभ्रंश जो था वो बहुत ही विवादित रूप रहा और इसको अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अपनी जो ना अलग अलग नाम इसको प्रदान कर दिए। इस प्रकार अपभ्रंश का जो है हमारे हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। और सबसे पहले अपभ्रंश शब्द के प्रयोग की यदि हम बात करें, सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले यह है कालिदास जो तो हमारे संस्कृत के विद्वान थे, उनके जो नाटक होते थे कालिदास के, उन के नाटकों में से एक नाटक था उनका विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय जो नाटक था उनका, वो काफ़ी प्रमुख नाटक था, जिसमें जो निम्न श्रेणी के पात्र थे, निम्न श्रेणी के मतलब जो दबे कुचले पात्रों को दिखाया जाता था, उन पात्रों के लिए अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी कि आम बोलचाल की भाषा। इसका जो समय माना जाता है वो 6ठी शताब्दी माना जाता है, जिस समय अलग जो है ये हमारा विक्रमोर्वशीय नाटक लिखा गया था, वो 6ठी शताब्दी का समय था। इसके अलावा जो हमारे काव्य शास्त्र के विद्वान हैं, अलंकारवादी विद्वान है आचार्य भामह है, जिसका हम बाद में आगे जिक्र करेंगे, इन्होंने भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया और इसे भी संस्कृत का तथा प्राकृत की भांति काव्य भाषा माना गया है। यानी कि भामह ने कहा है कि अपभ्रंश सिर्फ डंगरों और मूर्खों की भाषा नहीं है, यह भी एक काव्य भाषा है। तो उन्होंने भी इस भाषा का प्रयोग किया है अपने काव्य में, अपने अलंकारों का जहाँ जिक्र किया वहाँ उन्होंने अपभ्रंश शब्द का भी जिक्र किया है। अब बात करते हैं हम आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ, यानी कि हिंदी कैसे बनी हमारी। यदि हम हिंदी की बात करें, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास या यूँ कहिए भारोपीय भाषा परिवार का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, इस सब को जानने के लिए हमें अपभ्रंश को टटोलना पड़ेगा, अपभ्रंश के बारे में हमें जानना पड़ेगा। अब देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं में अपभ्रंश से विकसित हुई सारी भाषाएं, हिंदी भी उसी से विकसित हुई। और जो है अपभ्रंश को आगे हमने अलग अलग भागों में बांटा है, जिसके लगभग 7 भाग मुख्य है, जिसका हम जिक्र करते हैं। अब अपभ्रंश हमारी मुख्य है और जिसके 7 भाग जो है वो कैसे है वो देखिए हम। जिसका पहला भाग है हमारा शौर सैनी, जिसका जिक्र अक्सर हम करते हैं शौर सैनी का, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो शौर सैनी से ही निकली है। दूसरा जो है वो है पैशाची अपभ्रंश, तीसरा जो है वो ब्राचड़ अपभ्रंश है, चौथा खस अपभ्रंश है और 5वां महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। छठा जो है वो हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश है और 7वां हमारा मागधी अपभ्रंश। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा को हमने आगे 7 भागों में विभक्त कर दिया। अब हम हिंदी की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाकी 6 को छोड़ देंगे, सिर्फ शौर सैनी की बात करेंगे, नहीं, हम शौर सैनी के साथ साथ सभी की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिंदी का समावेश हमें सभी जगह मिलता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश को मुख्यतः 7 भागों में विकसित किया और उनके बोली क्षेत्र अलग अलग करके 12 भागों में बट गए, जिसका विवरण इस प्रकार है। यानी कि उन 12 भागों को हमने इस प्रकार बांट दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शौर सैनी को किस किस रूप में बांटा हमने। अब शौर सैनी जो थी हमारी वो 3 भागों में बटी। पश्चिमी हिंदी यानी कि पश्चिम भारत में बोली जाने वाली हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी को पश्चिमी से अलग कर दिया है, ध्यान देना आप। गुजराती भी वैसे तो पश्चिम में आता है, लेकिन गुजराती को भी अलग रूप दिया गया है। तो 3 भागों में ये बांट दी गई है। उसके बाद हमने दूसरी बात की पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश में कौन सी बातें आती है? पिशाचों की भाषा, ऐसे कहते थे पैशाची को, लेकिन पिशाचों की नहीं है ये भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा थी। इसका लेखन तरीका थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमारे विद्वानों ने इसको इस प्रकार का रूप दे दिया, जिसमें थी हमारी पंजाबी और लहंदा, जिसकी जो है वो हमारी लिपि जो थी वो गुरुमुखी थी, उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। उसके बाद हमारी तीसरी आई ब्राचड़ अपभ्रंश, जिसमें सिंधी भाषा थी जो हिंदी का ही एक रूप है। उसके बाद आई है हमारी अगली जो है वो खस अपभ्रंश,
जो पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां थी या भाषा थी वो सारी जो है वो अपभ्रंश के अंतर्गत आई। उसके बाद फिर हमारी अगली आई, इसके बाद हमारी 5वीं आई महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मतलब जो हमारे भारत के पश्चिम और नीचे की दक्षिण की तरफ गए वहाँ पे, जिसमें मराठी जिसकी मुख्यतः भाषा है। और उसके बाद फिर आई हमारी अगली अर्धमागधी। अर्धमागधी मतलब पूर्ण रूप से मगध क्षेत्र की नहीं थे, उसके जो पूर्वी भाग थे, यानी कि पूर्वोत्तर में, ये कट गया भाई यहाँ पे थोड़ा, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भाग थे वो सारे उसके पूर्वी हिंदी जिसको कहते हैं, पूर्वी हिंदी, पूर्व में बोले जाने वाली हिंदी इसके अंतर्गत आई। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें अब इस प्रकार जो है ना अलग अलग 6 भागों में बांटा हमने इसको, जिसका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे 3 हमारी शोर सैन्य की थी, 2 हमारी पैशाची की थी, आगे सब की एक एक है, और फिर पूर्वी हिंदी। इस प्रकार करके लोगों ने, मैंने पहले जिक्र किया था कि 12 भागों में जो है हमने इसको बांटा है। तो इस प्रकार ये 12 रूप जो है इसके हिंदी के अलग अलग बन गए। आगे फिर इनका विस्तार पूर्वक जो पूर्ण रूप से हिंदी क्षेत्र है उनको फिर अलग अलग बांटेंगे हम। इसमें से जो हिंदी क्षेत्र था उसे हम मुख्यतः बोलियों के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, जिससे संबंधित एक आध प्रश्न हमारा अवश्य आता है। और इसका वर्णन जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, इसमें हमारा अगर ज़्यादा इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो इनके जो बोली क्षेत्र हैं उनका जिक्र भी अक्सर हम करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहला आता है हमारा पश्चिमी हिंदी, जो भारत के पश्चिमी भागों में बोली जाती है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा खड़ी बोली का। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है मेरठ है और उसके आसपास का हो गया, आपका जो है वो मुजफ्फरनगर हो गया, सारा जो है हमारा खड़ी बोली का क्षेत्र है। एक और चीज़ ध्यान करने की, कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कोरवी नाम किसका है, तो खड़ी बोली को ही हम कोरवी बोली कहते हैं, कोरवी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है हस्तिनापुर और उसके आसपास हुई थी कौरव क्षेत्र में, इसलिए इसको कोरवी नाम दिया गया है। दूसरा जो रूप है हमारा ब्रज भाषा है, जो बहुत ही विकसित रूप है, जिसमें बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया और अक्सर सूरदास जी का जिक्र आता है, तो ब्रज भाषा की बात होती है। उसके बाद बुंदेल क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेल क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है वो पश्चिमी हिंदी का बुंदेली जो है वो बोली है वह। उसके बाद फिर आती है हमारी हरियाणवी। हरियाणी से अभिप्राय बांगरू भाषा भी बोलते हैं इसको। हरियाणा तो है इसका क्षेत्र, हरियाणा के अलग अलग जो हमारी, हरियाणा के अलावा जो दिल्ली के भी कुछ इलाके हैं जहाँ बांगरू, दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ बांगरू बोली जाती है। इसके अलावा हमारा 5वां जो है इसका रूप है वो है कन्नौजी बोली। ये जो है ना कन्नौज क्षेत्र में और रीवा इटावा आदि क्षेत्र में बोली जाती है, तो इनके अगर आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। उसके बाद जो है हमारा अगला दूसरा जो रूप है वो है हमारा पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी यानी कि पूर्व क्षेत्र में जो हिंदी बोली गई, पूर्व से अभिप्राय मेघालय नागालैंड नहीं है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वही पूर्व इलाका है। यानी कि भारत को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो पूर्वी हिंदी जो है हमारे बिहार, उसके आसपास छत्तीसगढ़, वो वाला इलाका आता है। उसको भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला है हमारा अवधी, जो लखनऊ और उसके आसपास की जो भाषा थी। उसके बाद बघेल क्षेत्र की बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, इनको 3 भागों में बांटा। इनको मैंने यहाँ पे है ना छोटे छोटे रूपों में बांटा है। जैसे पहले वाली जो 5 थी उसको जो है ना खबर, बुंदेल, हक, इस प्रकार करके आप उन 5 को याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना छोटे में अगर हम इस प्रकार कर लेते हैं तो उसको फिर हम भूलते नहीं। खबर, बुंदेल, हक से अभिप्राय है। ख से खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेल से बुंदेलखंडी, और है से हरियाणवी, और कैसे कन्नौजी। हक
मतलब है से हरियाणवी और कैसे कन्नौजी, इस प्रकार हम उन पांचों को इसमें समेट लेते हैं। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी का जो है अब 36, इस प्रकार करके शॉर्ट में हम उनको देख सकते हैं। ऐसे अवधि, बै से बघेली और 36 से मतलब छत्तीसगढ़ी है ही। उसके बाद आता है हमारा तीसरा रूप इसका, और तीसरा रूप है हमारा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को अलग भाग में इसलिए बांटा गया क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और पूरे प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, जिसके अलग अलग भाग है। तो यहाँ पर जो है हमारी राजस्थानी हिंदी है उसको भी आगे हमने 4 भागों में बांटा है। पहली हमारी मारवाड़ी हिंदी, मारवाड़ क्षेत्र जो है बीकानेर उसके आसपास का क्षेत्र है, उसमें मारवाड़ी हिंदी बोली जाती है। दूसरा है जयपुरी, जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है। तीसरी हमारी मेवाती, हाड़ौती, सेवाती भी बोलते हैं इसको, मेवाती और सेवाती बोलते हैं। मेवात क्षेत्र की जो राजस्थान का जो इलाका जो है वो हरियाणा के तरफ लगता है, वहाँ की जो भाषा है मेवाती या सेवाती भाषा है। उसके बाद मालवी और हाड़ौती, ये जो ना मध्य प्रदेश से जो लगता हुआ इलाका है, जो सीमावर्ती इलाके वहाँ पे बोली जाती है। इसको भी यदि हम याद करें शॉर्ट में तो इसको क्या करेंगे, माज में माल, माज में माल। माँ मतलब मारवाड़ी, जय मतलब जयपुर, में मतलब मेवाती, माँ मतलब मालवी, माल मतलब मालवी। इस प्रकार जो है ना हम शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आगे आता है पहाड़ी हिंदी, चौथा रूप जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो पहला रूप है वो गढ़वाली भाषा, गढ़वाल क्षेत्र में, ये जो है ना हमारे हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ पे जो है वो हमारी गढ़वाली बोली जाती है। उसके बाद दूसरी हमारी कुमाऊनी भाषा, और तीसरी जो है वो हमारी पश्चिमी पहाड़ी, जिसको नेपाली भी कहते हैं या जिसको कुल्लूई भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू का जो है नाम सुना होगा आपने, कुल्लू के आसपास, कुल्लू का दशहरा काफ़ी फेमस है। कुल्लू के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसको पश्चिमी पहाड़ी या फिर नेपाली भाषा बोलते हैं। वैसे तो नेपाली बोली, ये यों का जिक्र कर रहे हैं हम, नेपाली भाषा भी है, लेकिन वहाँ जो बोली जाती है उसको हम बोली के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वह उस नेपाली का इतना विकसित रूप नहीं बोला जाता। तो इस प्रकार 3 भागों में इसको बांट दिया हमने। अब इसको कैसे बांट दिया, गढ़कूप है, गढ़कूप है, गढ़ इस तरह याद कर लिए, गढ़ में गढ़वाली, कूप कू मतलब कुमाऊनी और पश्चिम मतलब पश्चिम है, मतलब भाषाएं हैं। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो है वो 5वां जो भाग आता है वो है बिहारी हिंदी का, यानी कि जो बिहार क्षेत्र में जो बोली जाती है। बिहार जो अब 2 भागों में बट गया, दोनों, दूसरा जो झारखंड और पहला बिहार, लेकिन वो पूरा इलाका जो है वो इसके अंतर्गत ही आता है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली हमारी मैथिली भाषा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लगते इलाके हैं वहाँ बोली जाती है, वो मैथिली है। फिर मगही, यानी कि जो मगध क्षेत्र में बोली जाती है, जो बिल्कुल प्रॉपर बिहार का इलाका आता है, ऊपर जो पश्चिम बंगाल और जो है वो ऊपर वाले इलाकों से लगता है। और उसके बाद भोजपुरी, ये जो मध्य बिहार में बोली जाती है भोजपुरी भाषा। इस प्रकार जो है ना 3 भागों में इसको बांटा है हमने। इस प्रकार संपूर्ण हिंदी परिवार को यदि हमने बांट दिया तो वो 18 बोलियों में विभक्त हो गया है, जिससे संबंधित एक आधा प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आता है। इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, इसको पढ़िए, और याद करने की चीज़ें हैं ये, रट्टे नहीं लगा सकते हैं हम इनको। आप इनको समझ के और याद करने की कोशिश करिए और एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसको अच्छे से याद कर पाओगे और फिर आगे कभी भी नहीं भूल पाओगे। आज का मेरा चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा अंतिम पड़ाव आया था अपभ्रंश का, जिसके बारे में भी हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था। अपभ्रंश का भाग थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, और इसका हमारे हिंदी जो वर्तमान हिंदी है उसके विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो इसलिए हम अपभ्रंश को थोड़ा सा अधिक देखेंगे यहाँ पे। अपभ्रंश की यदि बात करें तो अपभ्रंश के बारे में सबसे पहले इसका प्रयोग महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से अलग जो अशुद्ध शब्द थे उनके लिए उन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने कहा था कि जो अशुद्ध शब्द है वही अपभ्रंश है। दूसरा नाम आता हमारा आचार्य हेमचंद्र सूरी का, उनकी रचना थी बाणभट्ट। उन्होंने बाणभट्ट की भाषा, बाणभट्ट में भी जो गांव के लोग थे उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा को उन्होंने अपभ्रंश माना था। उसके बाद हमारा तीसरा नाम आता है आचार्य दंडी का। इन्होंने अभीर आदि लोगों की भाषा को अपभ्रंश कहा था। अभीर कौन थे? अभीर वे थे जो बकरवाल थे, यानी कि जो बकरियां चराते थे या पशु चराते थे या शिल्पकार थे, उनको अभीर कहते थे। ये अधिकतर अनपढ़ लोग होते थे और इनकी जो भाषा थी उसको वो
आचार्य दंडी ने कहा कि ये अपभ्रंश भाषा है। इसी प्रकार यदि हम अपभ्रंश की ओर बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा ने अपना पैठ जमा ली थी और अपभ्रंश भाषा का बहुत ही अधिक विकास हुआ। इस प्रकार ये अपभ्रंश के कुछ सोपान थे जिनका जिक्र हमने किया। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश की विशेषताएं क्या है, अपभ्रंश में क्या विशेष बात थी। कई बार इससे संबंधित एक आधा प्रश्न हमारे पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं तो अपभ्रंश जो थी उसमें ए ई उ ए ओ इनको ह्रस्व स्वर माना जाता था। ए ई उ तो हमारे हिंदी में भी ह्रस्व है, लेकिन ए और ओ दीर्घ आते हैं हिंदी में, लेकिन अपभ्रंश में इनको ह्रस्व माना जाता था। इसी प्रकार आ ई उ औ ये दीर्घ स्वर माने जाते थे। री को माना तो जाता था, लेकिन उच्चारित उसको री यानी कि छोटी की मात्रा जैसे रख के करते हैं ऐसे किया जाता था। इस प्रकार री का कोई विशेष महत्व वहाँ नहीं था, वो अलग से था। री को छोड़कर यानी कि री के ऊपर तो नहीं लगती थी, बाकी जितने भी स्वर होते थे हमारे उनको अनुनासिक रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी कि सबके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के लिखा जाता था। उकार की मात्रा यानी कि ऊ शब्द ऊ वर्ण वाले शब्द जो थे वो बहुत थे, जैसे मुकुर पुकुर इस प्रकार के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया था। तद्भव शब्द, तद्भव तो जैसा कि हमें पता ही है कि तद्भव शब्द थे तभी तो वो संस्कृत से थोड़े से अलग हुए। तो तद्भव शब्दों की बहुलता थी, यानी कि संस्कृत धीरे धीरे कम होती जा रही थी और तद्भव शब्द अधिक होते जा रहे थे। एक और विशेष इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि इस भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा जाता था। वियोगात्मक कई कारणों से माना गया हमारे विद्वानों ने। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि ये जो हमारे विद्वान थे उनका इसके प्रति वियोग था, इसलिए वियोगात्मक भाषा है। ऊ की मात्रा अधिक प्रयोग होने के कारण भी ये वियोगात्मक भाषा है। वियोग साहित्य लिखने के लिए इसका प्रयोग किया, इसलिए भी इसको वियोगात्मक। तो कई कारण होने के कारण सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो आचार्य थे उनका इसके प्रति वियोग का भाव था, इसी कारण इस भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा। अब अगला भाव आता है हमारा अपभ्रंश का ही विकसित रूप था हमारा अवहट रूप। आपने नाम भी सुना होगा। अपभ्रंश थोड़ी सी और अधिक विकसित हुई और उसको अवहट रूप में जाना जाने लगा। अवहट क्या था, देखिए क्या किसे कहते थे अवहट। अपभ्रंश का सुधरा हुआ रूप यह अवहट भाषा थी, यानी कि जो अपभ्रंश थोड़ी थोड़ी विकसित हो रही थी, साहित्यिक रूप ले रही थी, उसी को अवहट कहा जाता था। इसका जो कार्यकाल था 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य था, यानी कि हिंदी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, जो खड़े होने का जो दौर था उसी को अवहट रूप कहा गया है। इसके रचनाकार अपनी भाषा को अवहट कहते थे, यानी कि जो साहित्यिक भाषा थी इस दौरान उस भाषा को अवहट रूप दिया गया था। दूसरा नाम था हमारा, इस अवहट को साकार बनाने में बहुत सारे विद्वानों का योगदान रहा अवहट रूप देने वाले। सबसे पहले अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो ज्योतिश्वर ठाकुर का नाम आता है, जिनकी रचना थी वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी रचना थी, कई बार ऐसे आ जाता है, जिसमें उन्होंने अवहट भाषा का जिक्र किया था। उसके बाद हम दूसरा नाम लेते हैं वंशीधर का, जिनकी रचना थी प्राकृत पेंगलम। उन्होंने भी अपनी इस पुस्तक में अवहट का प्रयोग किया है, इसकी भाषा को उन्होंने अवहट कहा है। एक बहुत ही फेमस नाम है जो आदिकाल में भी हम पढ़ते हैं, विद्यापति जी, जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। उनकी रचना कीर्तिलता जो थी उसकी भाषा को भी अवहट माना गया है। अवहट को यदि हम माने तो अवहट को हम अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी कि जो शुरुआती हिंदी थी वो अवहट उन दोनों को जोड़ने वाली है। उसमें अंतर स्पष्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दोनों एक जैसी लगती है। अब देखिए, पंडित राहुल सांकरतैन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हेमचंद्र ने अवहट को ही पुरानी हिंदी माना है। वो कहते हैं यही पुरानी हिंदी है। इस प्रकार अवहट आगे धीरे धीरे चल के विकसित रूप धारण किया। अवहट ने आगे चलकर विकसित रूप धारण किया। अवहट का विकसित रूप जो था वो ही क्या बना, हिंदी बना। उसी को हमने हिंदी कहा है। इस प्रकार हमारा हिंदी के विकास में विभिन्न सोपान रहे, जिसने हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया। इन विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए हिंदी ने साहित्यिक रूप ले लिया। अब साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि आगे हम देखेंगे साहित्यिक हिंदी के विकास के लिए हमारे देश में विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने क्या योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो थी हिंदी व्यवहारिक बोलचाल की भाषा होने के कारण इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, अर्थात ये लोगों में बहुत ही प्रिय हुई, क्योंकि ये एक व्यवहारिक भाषा थी। इसका परिष्कृत रूप, इसको अगर अच्छे सुधरे हुए ढंग से हम देखें, परिष्कृत मतलब सुलझा हुआ रूप देखें तो अमीर खुसरो की पहलियों और मुकरियों में मिलता है। उन्होंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया था इसमें, पहलियों और मुकरियों में। इसका समय जो था वो 13वीं सदी का उत्तरार्ध था, यानी कि 1298 के आसपास जो था इसका समय था। इस प्रकार हिंदी जो है अपने परिष्कृत रूप में सबसे पहले कहाँ मिलती है, अमीर खुसरो की रचनाओं में।
उसके बाद बात आती है हमारी हिंदी की प्रवृत्ति क्या है। किसी भी भाषा की प्रवृत्ति क्या होती है, भाषा जो है वो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। हिंदी भाषा भी उस पर खरी उतरती है। हिंदी भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर आई, क्योंकि संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा थी और हिंदी के विकास में होते होते इस बात को सभी विद्वानों ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। दूसरा आता है संस्कृत जो थी वो मुश्किल भाषा कैसे थी। संस्कृत में 3 लिंग थे, 3 वचन थे और 24 रूप थे, जबकि हिंदी में क्या है, 2 वचन है, 1 वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और 2 ही रूप होते हैं, यानी कि विकारी और अविकारी। इस प्रकार हिंदी सरल रूप में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमारा काव्य भाषा जो थी उस समय की, उस काव्य भाषा को तो कहा जाता था अपभ्रंश भाषा, और जो बोलचाल की भाषा थी या जिसमें गद्य थोड़ा बहुत लेखन होता था उसको लोग कहते थे देसी भाषा। तो इस प्रकार जो है अपभ्रंश और खड़ी बोली में थोड़ा सा अंतर हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं। अधिकतर संत कवि जो थे वो अपभ्रंश खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे और उनको आम बोलचाल की भाषा आती थी, वो लोगों के संपर्क में आते थे और वैसी ही भाषा बोलने लगते थे। यदि हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली का सबसे पहला ग्रंथ यदि हम मानते हैं तो वो है कवि गंग का। कवि गंग जो थे वो अकबर काल के थे, अकबर के कवि थे, और उन्होंने 1570 ईस्वी में चंद छंद वर्णन की महिमा ये लिखा था। तो ये है सबसे पहला गद्य ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध होता है पूर्ण रूप से परिष्कृत भाषा में। उसके बाद हमारा जो दूसरा गद्य ग्रंथ है वो 1684 में राम प्रसाद निरंजनी का है, जिसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। ये ग्रंथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, इसने हिंदी के नियमों के बारे में भी बताया। उसके बाद अगला नाम आता है दौलत राम का, जिनका ग्रंथ था पद्म पुराण। ये भी हिंदी के आरंभिक ग्रंथों में से आता है। इस प्रकार ये कुछ ग्रंथ थे जिनका हिंदी के आरंभिक ग्रंथों में नाम लिया जाता है, और ये कई बार इनकी रचनाएं आ जाती है तो इनको याद करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में के विकास में कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नाम लिए बिना ये हमारी बात पूरी नहीं हो सकती। वो विद्वान कौन थे, वो कौन थे ऐसे महान योद्धा जिन्होंने हमारी हिंदी के विकास के लिए योगदान दिया। सबसे पहला नाम यदि हम लें तो हम कहते हैं कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी का योगदान गद्य साहित्य में और हिंदी भाषा के विकास में बहुत ही अधिक रहा। हिंदी भाषा को उन्होंने जो एक सुदृढ़ नींव प्रदान करके उनको एक भवन के रूप में खड़ा कर दिया था, वो नाम आता है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। यदि हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने 1975 में आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है वो अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का ही प्रयोग किया। यहाँ तक कि इनकी एक रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, उसको भी इन्होंने हिंदी में लिखा और उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। उसके अलावा जो है दूसरा नाम आता हमारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का तथा शिक्षा के प्रसार का भी हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी प्रकार अब जो ब्रज भाषा थी जिसके प्रति पहले लोगों का रुझान था वह सिर्फ काव्य भाषा बनकर रह गई। गद्य के लिए जो था वो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार खड़ी बोली धीरे धीरे अपने विकसित रूप में आती गई और हिंदी का साहित्यिक रूप लेती गई। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त यदि हम एक और बात नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा कार्य। खड़ी बोली के विकास में 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो था, कलकत्ता में था ये फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना की थी जॉन गिलक्रिस्ट ने। ये जो थे उर्दू के बहुत प्रशंसक थे, उर्दू के ज्ञाता थे, लेकिन हिंदी का बढ़ावा देने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने हिंदी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे जो जॉन गिलक्रिस्ट थे वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, अपितु वो उर्दू पढ़ाते थे। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो इस प्रकार वो उर्दू पढ़ाने के बाद भी हिंदी और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उनके कॉलेज में बहुत सारे जो अध्यापक थे जिनका लेखन के प्रति रुझान था, उन्होंने क्या काम किया, उनको प्रोत्साहित किया हिंदी लेखन कार्य करने के लिए। जिसमें पहला नाम आता है मुंशी सदासुखलाल का। मुंशी सदासुखलाल आपने पहले भी पढ़ा है इनको। मुंशी सदासुखलाल की रचना थी एक सुख सागर। सुख सागर इनकी रचना थी जो बहुत सारे लोगों में पढ़ी गई, खास करके हिंदू परिवारों में सुख सागर बहुत ही अच्छे से पढ़ी जाती थी, क्योंकि विष्णु पुराण संस्कृत में लिखा गया था और ये विष्णु पुराण का ही एक रूप था जो सुख सागर थी। विष्णु जी की इसमें कथाएं थी, तो बहुत लोकप्रिय हुआ और इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ी। मुंशी सदासुखलाल के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली के रहने वाले थे और इस कारण इनकी जो ना उत्तर भारत के होने के कारण इनका हिंदी पर वैसे भी अधिकार था और ये बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, इसलिए ये खड़ी बोली के सुधरे हुए रूप का प्रयोग करते थे। इनका एक निबंध था सूर सागर निर्णय।
बहुत ही अच्छी हिंदी में लिखा गया था, जिसकी बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा हुई थी साहित्य जगत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि खड़ी बोली के विकास में मुंशी सदासुखलाल ही सबसे महत्वपूर्ण थे। मुंशी सदासुखलाल ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था खड़ी बोली के विकास में। दूसरा नाम यदि आता है तो वो आता है हमारा लल्लू लाल जी का। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। अब इन्होंने यहाँ अध्यापन का कार्य करते थे अभी वहाँ पे। इनकी रचना थी प्रेम सागर, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। अब ये जो हमारे लल्लू लाल जी थे, ये अरबी और फारसी यानी कि उर्दू भाषा और उससे संबंधित जो है ना लिपि को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन इनकी भाषा में पंडिताऊपन क्या होता है कि अपने स्वयं की ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो बहुत मुश्किल हो, सारगर्भी, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, पांडित्य प्रदर्शन करते थे अपने लेखन में, क्योंकि इनका संस्कृत पर बहुत अच्छा अधिकार था। संस्कृत शब्दों की बहुलता रहती थी इनके लेखन में। और इनकी रचना लाल चंद्रिका जो है उसमें इसको देखा जा सकता है, काफी संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। ये जो थे हमारे लल्लू लाल जी, ये संस्कृत प्रेमी होने थे। इसी कारण इन्होंने कलकत्ता में एक प्रेस भी खोला था जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। इस प्रकार संस्कृत के प्रति इनका बहुत ही रुझान था। अब एक और नाम आता है हमारा तीसरा नाम। इसी कॉलेज में जो है हमारे कार्यरत थे इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां जो थे वो गद्य लेखन में उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, या यूं कहे कि कहानी की आरंभिक रचनाओं में इंशा अल्लाह खां का नाम अक्सर लिया जाता है। हम बात करते हैं रानी केतकी की कहानी। उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। इस कहानी का दूसरा नाम है उद्यभान चरित्र। ये उद्यभान का चरित्र था इसमें, और रानी केतकी का वर्णन है इसमें। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो चुस्त और मुहावरेदार थी, और चुस्त और मुहावरेदार भाषा होने के कारण लोग इसको बहुत अधिक पसंद करते थे। उसके बाद अगला नाम आता हमारा सदल मिश्र का। इनका संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ये भी वहाँ अध्यापन का कार्य करते थे। इनकी जो रचना थी नासिक के तोपाख्यान, ये भी एक बहुत ही नींव का पत्थर साबित हुई हिंदी विकास में। इन्होंने ये भी गद्य में लिखी और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। और ये जो थे इनकी भाषा में थोड़ा पूर्व क्षेत्र का जो है ये पुट आता था, पूर्वीपन था इनकी भाषा में। जॉन गिलक्राइस्ट ने इनको लिखने के लिए प्रेरित किया था। शुरू में इनको बड़ा संकोच था लिखने के लिए, लेकिन हिंदी के विकास में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त यदि हम और बात करें तो अनेक आंदोलन थे, पत्र पत्रिकाएं थी जिनने हिंदी को समृद्ध रूप दिया और हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया, जिसमें एक नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, और जिसमें हम नाम लेते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह का। इन्होंने भी हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया। ये वह समय था जब अंग्रेजों का भारत पर राज था और अंग्रेज अपनी ही संस्कृति और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा, और उन्होंने जो है लोगों के बीच उनका ये रचना बहुत ही प्रचलित हुई। और दूसरी थी आलसियों का कीड़ा। वो लोगों को प्रेरित करते थे देश की आज़ादी के लिए। इसके लिए उन्होंने आलसियों का कीड़ा भी उनकी काफ़ी चर्चित रही रचना। उनकी भाषा में थोड़ा थोड़ा उर्दू का पुट था, यानी कि उर्दूपन था उनकी भाषा में। उसके बाद हमारा इन्हीं के साथ दूसरा नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने 1861 में एक पत्र निकाला था जिसका नाम था प्रजा हितैषी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ जाता प्रजा हितैषी कब निकला था, किसने निकाला था, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसमें इन्होंने खड़ी बोली के लेख छापे थे। वैसे तो ये संस्कृत को भी पसंद करते थे, लेकिन ये खड़ी बोली के पक्षधर थे, इसलिए इन्होंने खड़ी बोली के लेख उसमें छापे। एक इनका और महत्वपूर्ण योगदान था हिंदी के विकास में, जो कालिदास का जी का नाटक था शाकुंतलम, जो संस्कृत में लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने सरल हिंदी अनुवाद किया, और उस अनुवाद होने के कारण ये आम लोगों तक पहुंचा और बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इसकी लोकप्रियता के कारण हिंदी को बहुत अधिक बढ़ावा मिला, और इसी के कारण इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी थी। इनकी चारों ओर बुरी बुरी प्रशंसा हुई थी। इतना ही नहीं, इनकी प्रशंसा में जो लंदन के प्रोफेसर फेडरिक पिनकोट थे, इन्होंने भी इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी और प्रशस्ति पत्र भेजा था इनको। तो इस प्रकार इनका नाम भी हिंदी विकास में विशेष है। एक और हमारे जो ना उर्दू लेखक थे सर सैयद अहमद खां, जो थे तो उर्दू के पक्षधर उर्दू में ही लिखते थे, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार में ये भी इनकी भी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। ये भी हिंदी का समय समय पर अपने मित्रों के साथ प्रचार प्रसार करते थे। इसी प्रकार यदि हम और अगला नाम ले तो हिंदी के विकास में ये तो थे अनौपचारिक, यानी कि कोई सरकार की तरफ से या कोई विशेष एक उसके अधिवेशन के तहत या नहीं, ये तो अपने स्तर पर इन लोगों ने हिंदी के विकास के लिए कार्य किया। अब हम बात करते हैं औपचारिकता की। यदि हम औपचारिक रूप से बात करें तो सबसे पहले 1925 में जो है कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था।
वह उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था कि कांग्रेस के सभी कार्य हिंदी भाषा में होंगे, यानी कि हम हिंदी का प्रयोग करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रयास था गांधी जी द्वारा हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त एक हमारे पंजाबी के लेखक थे, वैसे तो मूल रूप से पंजाब के थे ये, श्रद्धा राम फुलेरी। ये यहाँ थोड़ी सी लिखने में गलती हुई है, आप इसको ठीक पढ़ लोगे। श्रद्धा राम फुलेरी जो पंजाब के थे, इनकी रचना थी भाग्यवती, जिसको कुछ लोग प्रथम उपन्यास भी मानते हैं, लंबी कहानी है भाग्यवती। और दूसरी थी सत्यामृत प्रवाह है। ये दोनों ही रचनाएं लोक भाषा में यानी कि खड़ी बोली में लिखी गई थी और हिंदी का रूप था ये। तो इस कारण इन भाषा ये भी लोगों में बहुत प्रचलित हुई और लोगों ने इनको बड़े चाव से पढ़ा और हिंदी के विकास में इनका भी योगदान नकारा नहीं जा सकता। ये तो थे कुछ महान व्यक्तियों के योगदान। इसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न आंदोलन, हिंदी के विकास में आंदोलनों की क्या भूमिका रही। सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़े से आंदोलन याद भी करने पड़ेंगे, कई बार उनकी सन आ जाती है और उनके संस्थापक आ जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, ये मोटा मोटी बात करेंगे हम। पहला था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। यह एक समाज सुधारक जो है वो संस्था थी, जिसका सारा प्रचार प्रसार आम लोगों में हिंदी में होता था, क्योंकि आम लोगों को संबोधित करते थे तो हिंदी का ही प्रयोग करते थे। दूसरा जो आता है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये इस वजह से तो इसमें 3 मेंबर थे, लेकिन प्रमुख नाम जो है महादेव गोविंद रानाडे का आता है। इसके कार्य भी सभी हिंदी में होते थे और इसकी प्रार्थनाएं जो बड़ी बड़ी जो गीत भजन होते थे वो सारे हिंदी में गाए जाते थे। इसके बाद अगला नाम आता है आर्य समाज का। पहले भी हमने थोड़ा जिक्र किया था आर्य समाज का। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिनका नाम था मूलचंद और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा। 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अब इनकी स्वामी दयानंद जी की एक रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। वैसे तो इन्होंने 24-25 रचनाएं की, सारी हिंदी में थी इनकी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का जो लेखन कार्य था वो बहुत ही गूढ़ था और लोगों ने उसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखी और इसने हिंदी के विकास में बहुत ही योगदान दिया। इसके अलावा ये समाज सुधार के काम करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, उसके लिए वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे और अच्छी हिंदी थी इनकी और हिंदी के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया। अगला नाम आता है हमारा रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उन्होंने अपने गुरु की उसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। इनके प्रवचन थे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार विस्तार करना और लोगों को अच्छी उसके प्रवचनों के माध्यम से लोगों को ज्ञान करवाना। तो इसमें भी वो हिंदी का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद तो विदेशों में जाकर भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त अगर एक और बात करें हम तो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनका भी हिंदी के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पंफलेट यानी कि पर्चे छपवाते थे और वो लोगों में मुफ्त बांटते थे और लोग उसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखते थे, क्योंकि वो हिंदी में लिखे हुए होते थे जिससे लोग आसानी से पढ़ सके। इस प्रकार हिंदी के यदि हम विकास की बात करते हैं तो विभिन्न रूप होते हैं हम हिंदी भाषा और इसका विकास भाग 3। जब आम लोगों की भाषा बन गई हिंदी तो उसको विभिन्न संस्थाओं ने और पत्र पत्रिकाओं ने उसको राष्ट्रभाषा बनाने में तथा लोगों को फैलाने में विशेष योगदान दिया। इसी योगदान को हम पढ़ेंगे आगे आने वाले में। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रमुख संस्थाओं की। जो प्रमुख संस्थाएं थी जो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई थी और जिनका योगदान हिंदी भाषा के लिए अविस्मरणीय है, हम उनकी बात करते हैं। ये प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है? पहला नाम आता है काशी नागरी प्रचारणी सभा का। इस सभा की स्थापना 10 मार्च 1893 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे और इस संस्था का उद्देश्य अदालतों में हिंदी को विशेष दर्जा दिलवाना था, यानी कि उसको अदालती भाषा बनाना था। ध्यान देना, 2-3 प्रश्न बन जाते हैं इसके। कब स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, प्रथम संपादक कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था। इस प्रकार हम इनको 2-2, 3-3 प्रश्नों में करके एक एक संस्था को याद करेंगे, क्योंकि कई बार संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा जो है हमारा वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। यह सम्मेलन हुआ था एक, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने हिंदी के विकास प्रचार प्रसार के लिए और आगे कैसे उसकी योजना बनाई जाए उसी संबंध में प्रयाग में 1910 में सम्मेलन का आयोजित किया था। इसके संस्थापकों में यदि नाम आता है इस सम्मेलन का स्थापना किसने की या आयोजन किसने किया, तो महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का विशेष योगदान रहा इसमें। इन्होंने इस सम्मेलन की प्रथम अध्यक्षता भी की थी, यानी कि इस सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष भी राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन थे।
इस सम्मेलन के फलस्वरूप यानी कि ये सम्मेलन होने के बाद यह निश्चित किया गया कि कोई एक संस्था बनाई जाए जो विशेष उद्देश्य को लेकर चले, और इसी के फलस्वरूप प्रयाग साहित्यिक संस्था की स्थापना हुई। यानी कि अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है प्रयाग साहित्यिक संस्था की स्थापना कब हुई, तो वो भी 1910 में आएगा। कहाँ हुई? प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में, यानी कि आज आधुनिक प्रयागराज में। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था परीक्षाएं आयोजित करवाना, यानी कि अलग अलग तरह की परीक्षाएं आयोजित करवाती थी ये, जिसमें मुख्यतः थी शास्त्री और विशारद की परीक्षा। शुरुआत में 2 करवाती थी, बाद में धीरे धीरे कई परीक्षाओं का आयोजन करवाने लगे ये। और आज़ादी के बाद भी ये संस्था अपने कार्यरत रही, और इसको 1963 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। यानी कि इस संस्था का राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको माना गया, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्था घोषित किया गया। अब अगला नाम आता है हमारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। ये इसका नाम था, लेकिन इसकी स्थापना मद्रास में नहीं हुई थी, ध्यान देना, क्योंकि मद्रास के लिए स्थापना इसकी की गई थी, इसलिए इसका नाम हिंदी प्रचार सभा मद्रास है। इसका उद्देश्य जो था वो दक्षिण भारत में ईसाई धर्म को लोग अपना रहे थे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को रोक के हिंदुत्व को बढ़ावा देना था। इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी 1918 में, ध्यान देना, स्थापना इसकी 1918 में इंदौर में हुई थी। अगला जो नाम आता है हमारा वो आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी, और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य एक विशेष उद्देश्य था जो रखा गया था, जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने, कि जो लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं और भारतीय हैं, उन लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, क्योंकि उस समय देश को आज़ाद करवाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता बहुत अधिक थी, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो उन लोगों का सपोर्ट चाहने के लिए, यानी कि उनका सहयोग चाहने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था के सदस्य विदेशों में जाते और लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करते, उनको देश की परिस्थितियों के बारे में बताते थे, और विदेशों में जाकर हिंदी प्रचार प्रसार भी करते थे। और इस संस्था ने एक नारा दिया था, एक हृदय भारत जननी, यानी कि भारत जननी के जितने भी बेटे बेटी है उनका हृदय एक ही है, चाहे वो विदेशों में रहे, वो अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार करके लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करते थे। और इसके संस्थापक जो थे महात्मा गांधी और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उनके ही प्रयासों से इस संस्था की स्थापना हुई थी। अगला जो नाम आता है हमारा वो आता है महाराष्ट्र सभा राष्ट्रभाषा सभा पुणे, यानी कि पूना में इसकी 1945 में स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था पश्चिम भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि पश्चिमी जो लोग थे अपनी स्थानीय भाषा बोलते थे, लेकिन उनको भी हिंदी के महत्व को बताने के लिए इस सभा की स्थापना की गई। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो है असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। अब पूर्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना हुई, तो वो हम कहेंगे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की 1938 में हुई, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के जो लोग थे वो हिंदी को बिल्कुल नहीं जानते थे। उन लोगों में हिंदी के फैलाव के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। उसके बाद अगला जो नाम आता है हमारा वो है हिंदी विद्यापीठ देवधर। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी ये भी। इस संस्था 1929 में इसकी स्थापना हुई, और इस संस्था का उद्देश्य था भाषा को साहित्यिक रूप देना, यानी कि व्याकरणिक रूप से परिनिष्ठ और सुदृढ़ भाषा का प्रयोग करे लोग, इस बात पर बल देते थे। व्याकरणिक इकाइयों की स्थापना भी की इन्होंने इस संस्था ने, तो इस तरह इस संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद अगला नाम आता हमारा मुंबई हिंदी विद्यापीठ। इसका क्या कार्य था? इसका कार्य भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सारे लोगों में ये महत्व की भाषा बनाए और वह राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर ले। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला जो हमारा नाम आता है वो आता है राष्ट्रभाषा, यानी कि हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का योगदान। यदि हम पत्र पत्रिकाओं के योगदान की बात नहीं करेंगे तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। कई बार एक आधा प्रश्न इधर से भी आ जाता है। तो इस तरह से यदि हम हिंदी के पहले पत्र की बात करें तो उस पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। इस पत्र का जिक्र बहुत बार होता है, बहुत जगह होता है। यह हिंदी का प्रथम पत्र था जो मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।
लेकिन किन्हीं कारणों से, यानी कि यह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रचनाएं निकालता था, तो सरकार का दबाव था और भी कई कारण थे। उन कारणों से इसे दिसंबर 1927 में ही 1827 आएगा, ये गलती से 1927 लिखा गया है यहाँ पे, 1827 में इसको बंद करना पड़ा। यह साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलता था यह पत्र। ध्यान देना, इसको आप करेक्ट करोगे 1827। और इसका उद्देश्य जो था वो एक ही था, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भावना लोगों में उत्पन्न करना। इसके प्रथम संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, उन्होंने जो है इसका प्रथम संपादन कार्य किया था। अगला जो नाम आता है हमारा पत्र का ही, वह नाम आता है बंगदूत का। यह भी महत्वपूर्ण पत्र था। यह पत्र 10 मई 1829 को कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ और यह भी सप्ताह में एक बार निकलने वाला पत्र था। इसके प्रथम संपादक थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगली बात करते हैं भारत मित्र की। भारत मित्र पत्र 1834 में यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और यह भी सप्ताह में एक बार निकलता था। इसका नाम पहले भारत मित्र था और बाद में इसका नाम बदलकर प्रजा मित्र रख दिया। इसके संपादक जो थे वो रुद्रदत्त राममोहन थे। तो इस प्रकार इस पत्र का भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान रहा। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा प्रजा हितैषी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाता है। यह पत्र 1860 में आगरा से निकला था। ध्यान देना, यह आगरा से निकला। अभी तक तो अधिकतर पत्र कलकत्ता से निकल रहे थे, आगरा से निकला और इसके संपादक जो थे वो राजा लक्ष्मण सिंह थे। उसके बाद अगला नाम आता है समाचार सुधावर्षण, यानी कि यह पत्र जो था वो जून 1854 में कोलकाता से निकला। ध्यान देना, यह पत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था और इसके जो प्रथम संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे, इन्होंने इसका संपादक कार्य किया। उसके बाद अगला जो नाम आता है हमारा वो है कवि वचन सुधा। ये याद करने की है और सन भी अच्छे से याद करोगे आप। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में बनारस से निकलने वाला पत्र था, यानी कि बनारस से निकला यह पत्र कवि वचन सुधा। यह एक कवि वचन सुधा 1868 में बनारस से निकलने वाली मासिक पत्रिका थी। बाद में इसे पाक्षिक बनाया गया तथा साप्ताहिक बनाया गया, यानी कि इसकी अधिक मांग थी। उस मांग के कारण इसको पहले महीने में एक बार निकलती थी, फिर 15 दिन में निकलने लगी और उसके बाद सप्ताह में निकलने लगी। काफ़ी चर्चित पत्रिका रही है और इसके जो संपादक थे वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी थे। इसमें दूसरा नाम आता है हमारा हरीशचंद्र मैगजीन का। हरीशचंद्र मैगजीन यानी कि मैगजीन जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, यह भी पत्रिका थी। इस पत्रिका का जो है यह पत्रिका हमारी 1873 ईस्वी में काशी से निकली और बाद में यह बनारस से प्रकाशित होने लगी। शुरुआत में कहाँ से निकली? काशी से, और बाद में बनारस से प्रकाशित होने लगी। इसका नाम पहले भारतेंदु के नाम पे हरीशचंद्र मैगजीन था, लेकिन बाद में इसका नाम हरीशचंद्र पत्रिका रख दिया गया। इसमें 2-3 बातें आती, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संपादक कौन थे, इसका पहले नाम क्या था और बाद में क्या था। और कई बार ये पूछ लिया जाता है हरीशचंद्र मैगजीन और हरीशचंद्र पत्रिका एक ही थी या अलग अलग थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हम विभिन्न अखबारों की पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो एक मालवा अखबार था जिसका जिक्र हम यहाँ करेंगे। यह 1849 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। यह मालवा अखबार इंदौर से निकला था 1849 ईस्वी में और यह पश्चिम भारत का पहला हिंदी अखबार था। यानी कि जो संस्थाएं तो काफ़ी स्थापित हुई थी, लेकिन हिंदी अखबार जो है ना पश्चिम भारत से निकलने वाला ये पहला था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। दूसरा नाम इसके अगला नाम जो लेते हैं वो हिंदी प्रदीप पत्रिका का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसमें भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, यह ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी प्रदीप जो थी इसका प्रकाशन 1877 में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज से हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी। इसके संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। ये जो थे 33 वर्षों तक इन्होंने इसका संपादन कार्य किया, खुद अपने खर्चे पे चलाई। उनके पास धन अभाव था, यानी कि धन नहीं था, फिर भी उन्होंने यह पत्रिका चलाई और इसमें बालकृष्ण भट्ट के लगभग 1000 निबंध इसमें छपे। वो अपने खड़ी बोली में निबंध लिखते थे, इसमें छापते थे और दूसरे लेखकों के निबंध और दूसरी कहानियाँ भी इसमें छपती थी। अधिकतर निबंध छपते थे इसमें। उसके बाद अगला नाम जो आता है हमारा वो है ब्राह्मण पत्रिका। यह मासिक पत्रिका थी 1833 में और कानपुर से प्रकाशित हुई। यह भी
इसके जो संपादक थे वह प्रताप नारायण मिश्र थे इसके संपादक। तो इस प्रकार इसका नाम जो है, प्रताप नारायण मिश्र ने भी हिंदी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके इस तरह से उपरोक्त वर्णित सभी पत्र पत्रिकाएं जो है वो हमारी वो किसकी मानी है, भारतेंदु युग की मानी जाती है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की। अब कुछ थोड़ी बहुत पत्र पत्रिकाओं का जिक्र करेंगे हम जो द्विवेदी युग की थी। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य उनका द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहला नाम यदि द्विवेदी युग में आता है तो वह आता सरस्वती पत्रिका का। इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत बार आता है पेपरों में, कब हुआ था इसका शुरुआत। लेकिन यह काशी से प्रकाशित हुई थी और इसके प्रथम जो संपादक थे वह जो है बाबू श्याम सुंदर दास थे। ध्यान देना, कई बार प्रथम संपादक पूछ लिया जाता है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का जब नाम आता है तो हम आंख बंद करके महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसा नहीं है। 1900 से लेकर 1903 की शुरुआत तक इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास रहे थे। इसका प्रकाशन शुरुआत में काशी से होता था और बाद में इसको इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाने लगा। सरस्वती पत्रिका का नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि हिंदी को समृद्ध करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो बहुत अच्छे हिंदी विशेषज्ञ थे और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत सारे लेखकों को और कवियों की कविताएं और लेख छापे थे और बहुत सारों को उन्होंने शिक्षा भी दी थी, जिसमें निराला जी का नाम भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार 1903 में ये संपादक बने महावीर प्रसाद जी और 1920 तक संपादक रहे। इस पत्रिका ने हिंदी को साहित्यिक और परिनिष्ठित रूप प्रदान किया, यानी कि व्याकरणिक रूप से अगर हिंदी खड़ी हो पाई तो इस सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। इसने अनेक कवियों को और लेखकों को जन्म दिया, क्योंकि उनके उस पत्रिका में उनके पत्र, उनके निबंध, उनकी कहानियाँ, कविताएं वो छपती थी और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पहले उनका अवलोकन करते थे और फिर छापते थे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कवि और लेखक थे जिनकी रचनाएं इसमें छपी। उसके बाद हमारा पत्र आता है अगला अभ्युदय। 1907 में प्रयाग से निकलता था अभ्युदय पत्र। यह भी एक साप्ताहिक पत्र था और मदन मोहन मालवीय थे इसके संपादक। और अभ्युदय ने जो है ना देश के लोगों को अंधविश्वास मिटाने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी। हर तरह के इसमें लेख छापे जाते थे। उसके बाद अगला नाम आता है कर्मयोगी। हमारा पत्र कर्मयोगी जो था 1909 में यह भी प्रयाग से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक सुंदरलाल थे। फिर आगे एक और नाम आता है मर्यादा पत्रिका। यह पत्रिका 1909 में प्रयाग से निकली थी। बाद में यह यहाँ से चल के आगे अगले समय तक भी प्रकाशित होती रही। उसके बाद इसके जो संपादक थे वो कृष्णकांत मालवीय थे आरंभिक। प्रताप जो पत्र था यह 1913 में कानपुर से निकला था। इसके गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला नाम आता है सुदर्शन पत्रिका का। कई बार यही पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के जो है वो जयपुर से प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका 1900 में निकली और इसके संपादक जो थे वो देवकी नंदन खत्री थे। उसके बाद जो है हमारा अगला नाम आता है समालोचना पत्रिका। इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। यह जयपुर से प्रकाशित होती थी अभी और 1902 में प्रकाशित हुई। संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे इसके। फिर नाम आता हमारा इंदु पत्रिका का। यह 1909 में काशी से निकलती थी। यह भी मासिका पत्रिका थी। इसके संपादक और सन थोड़े थोड़े याद कर लेना इन पत्रिकाओं के। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है कल्याण। यह एक धार्मिक पत्रिका थी जो गोरखपुर से 1925 में निकलनी शुरू हुई, यानी कि इसका प्रकाशन जो 1925 से शुरू हुआ और आज भी यह निकल रही है। आजकल पिछले दिनों ये गोरखपुर प्रेस काफ़ी चर्चित रही कि उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो इस प्रकार की पत्रिकाएं लोगों को के लिए छापते हैं। तो यह कल्याण आज भी निकलता है, यह पत्रिका वहाँ से। उसके बाद अगला नाम आता है हंस पत्रिका का। यह पत्रिका 1930 में बनारस से प्रकाशित हुई और इसके संपादक थे प्रेमचंद, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक और चीज़ भी है इसमें, हंस पत्रिका जो थी वो दिल्ली से भी निकलती थी। ये दिल्ली से ही प्रकाशित होती थी। दिल्ली में इसके संपादक का नाम राजेंद्र यादव था। तो ध्यान देना आप, अलग अलग चीज़ है, दोनों संपादक अलग अलग है। पत्रिका एक ही थी जो दो जगह से प्रकाशित होती थी। उसके बाद अगली बात करते हैं हम छायावादी युग की। अब छायावादी युग की बात करते हैं। इसमें भी कुछ पत्रिकाएं थी जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया। चांद पत्रिका का नाम आता है सबसे पहले, 1923 में निकली है। भी प्रयाग से निकलने वाला पत्र था ये, सॉरी पत्रिका नहीं। इसके रामरक्ष जो थे इसके संपादक थे, रामरक्ष दलित। उसके बाद है माधुरी पत्रिका।
1922 में लखनऊ से निकली और इस पत्रिका के संपादक नंद दुलारे भार्गव थे। ध्यान देना, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं, नंद दुलारे भार्गव। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा समन्वय पत्र और मतवाला पत्र, दोनों निकलते थे, दोनों ही कलकत्ता से निकलते थे। और समन्वय और मतवाला दोनों के संपादक निराला रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिवपूजन सहाय तथा महादेव प्रसाद भी इनके संपादक रहे। उसके बाद अगला पत्र आता करमवीर पत्र, यह जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलता था और माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका थी, काफ़ी चर्चित पत्रिका थी, और धर्मवीर भारती जी जो थे वो इसके संपादक थे उस समय। उसके बाद है अगला विभिन्न विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए अभी तक हमने पत्र पत्रिकाओं की बात की थी, अब हमारी जो हिंदी भाषा थी उसने राष्ट्रीय भाषा का रूप भी ले लिया, भारत आज़ाद भी हो गया, बहुत सारा जो ना हिंदी के संबंध में हमने पढ़ा। लेकिन क्या हमने आज़ादी के बाद हिंदी के विकास के लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया। हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने शुरू से क्या किया, विश्व हिंदी सम्मेलन जो ना आयोजन करने का फैसला लिया कि हम विश्व हिंदी सम्मेलन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाएंगे। तो भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा। और ये हिंदी सम्मेलन शुरुआत में तो ये बात हुई थी कि हर साल किए जाएंगे, लेकिन ये हर साल नहीं हुए, बीच में कई कई सालों का इनके जो है वो ठहराव आया। और अब तक जो है आरंभ से लेके अब तक, यानी कि यदि हम बात करें 1975 में ये निर्णय लिया गया था। यदि हम बात करते हैं 1975 से और अब तक की, तो तब से लेके अब तक इसने 11 हिंदी विश्व सम्मेलन अब तक हो चुके हैं और 12वां जो है कहाँ होना है यह भी डिसाइड किया जा चुका है। अब देखिए कहाँ कहाँ हुए, थोड़ा मोटा मोटा पढ़ने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार सम्मेलन पूछ लिया जाए तो ऐसा होता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रथम सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया। कहाँ हुआ? प्रथम नागपुर। यानी कि दूसरा जो सम्मेलन था यह 28 से 30 अगस्त तक 1976 को मॉरिशस में हुआ। देखिए एक साल के अंतराल पे हुआ दूसरा और पहला। उसके बाद यदि हम तीसरे सम्मेलन की बात करें तो इसमें जो है हमारा दूसरे और तीसरे में काफ़ी अंतर आया। तीसरा सम्मेलन जो था हमारा 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ और यह भी दिल्ली में आयोजित हुआ। तो 76 और 83 के बीच लगभग 7 सालों का फ़र्क हो गया है यहाँ पे। उसके बाद जो था अगला चौथा सम्मेलन जो है हमारा वो 2 से 4 दिसंबर 1993 को। अब ये देखिए 10 सालों के बाद हुआ और मॉरिशस में इसका आयोजन हुआ। उसके बाद 5वां सम्मेलन जो है हमारा हिंदी का विश्व हिंदी सम्मेलन वो 4 से 8 अप्रैल 1996 को त्रिनाद आएगा, त्रिनाद और है ये, ध्यान देना, करीब ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ सोन में हुआ। त्रिनाद और टोबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ सोन, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। उसके बाद छठा सम्मेलन जो है वो 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन में हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है छठा सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। उसके बाद दूसरा यह ये थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा, हाँ ये कट कर दिए इतना। उसके बाद हमारा जो 7वां सम्मेलन जो था वो 6 से 9 जून 2030 को सूरीनाम में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? 7वां सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 को। अब देखिए 99 के बाद जो था वो 2003 में हुआ सूरीनाम में। उसके बाद 8वां जो सम्मेलन था वो 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ। 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में। उसके बाद 9वां सम्मेलन जो था वो 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहानिसबर्ग में हुआ था। 2012 में 5 साल के बाद जो है 9वां सम्मेलन हुआ। और फिर 10वां सम्मेलन जो काफ़ी चर्चित रहा, आपने भी देखा होगा, पिछले जो है ना 5-1 साल पहले हुआ है, भाजपा की सरकार थी और भोपाल में आयोजन हुआ था। बड़े ज़ोर शोर से इसका आयोजन हुआ था, काफ़ी साजो सामान के साथ, बहुत ही चर्चित रहा था ये। उसके बाद 11वां जो सम्मेलन था वो 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं 12वें सम्मेलन की, जो हुआ नहीं है, होने वाला है, यानी कि प्रस्तावित है हमारा 12वां सम्मेलन। 12वां सम्मेलन जो है हमारा कहाँ हुआ होगा?
2021 को फिजी में होगा, ये फिजी में प्रस्तावित है। क्योंकि जब पहला सम्मेलन संपन्न होता है तो अगले सम्मेलन के जगह की और सन की घोषणा पहले ही कर दी जाती है, इसलिए यह 12वां सम्मेलन हमारा प्रस्तावित है। अब तक कितने सम्मेलन हो चुके? 11 हो चुके। उस शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हम हिंदी भाषा की बात जब कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी मोटी मोटी सी हिंदी भाषा की लिपि की भी बात कर लेंगे, क्योंकि बिना लिपि की बात किए भाषा की बात अधूरी रह जाएगी। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है और कैसे है और कहाँ से निकली, इसे बारे में बात करेंगे। किसी भी भाषा की लिपि की यदि हम बात करें तो जो मौखिक ध्वनियाँ हम बोलते हैं उनको लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह जो होते हैं वही मूल रूप से उस भाषा की लिपि कहलाते हैं, यानी कि ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये तो हमें पता ही है। इसकी जननी ब्राह्मी लिपि है, यानी कि इसकी माँ जो है ब्राह्मी है, ब्राह्मी से निकली थी, लेकिन ये ब्राह्मी से सीधी नहीं निकली। ब्राह्मी का विकास होकर कैसे निकली, इसको हम आगे आने वाली सारणी में देखेंगे। किस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि का विकास, प्राचीन लिपि यदि माने सबसे प्राचीन, तो वो है हमारी ब्राह्मी लिपि, यानी कि सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आगे यदि हम ब्राह्मी लिपि की फिर बात करें तो उसकी दो आगे शाखाएं हैं, दो बेटियां उसकी, एक उत्तर शैली और दूसरी जो है वो दक्षिण शैली। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी हमारी दक्षिण शैली होगी। फिर हम दक्षिण शैली को तो छोड़ देते हैं, उत्तर शैली की बात करते हैं हम। उत्तर शैली की फिर आगे 4 बेटियां हुई, एक गुप्त लिपि, एक कुटिल लिपि, एक शारदा लिपि और एक प्राचीन लिपि। इस प्रकार उत्तर शैली हमारी 4 में विभक्त हो गई। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो है वो देवनागरी लिपि कहाँ से निकली। फिर प्राचीन लिपि जो थी उसकी आगे फिर 2 पुत्रियाँ हुई, एक पूर्वी नागरी और एक पश्चिमी नागरी। 2 भागों में विभक्त हुई है, क्योंकि इन तीनों की बात हम नहीं करेंगे, हम प्राचीन लिपि की करेंगे, क्योंकि देवनागरी का संबंध इससे है। पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी में से फिर हम पूर्वी नागरी को छोड़ देंगे और पश्चिमी नागरी की बात करेंगे। फिर हमारी पश्चिमी नागरी जो थी वो 5 भागों में विभक्त हुई। पहला राजस्थानी, दूसरा गुजराती, तीसरा महाजनी, चौथा महाराष्ट्री और 5वां देवनागरी। इस प्रकार हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। यदि हम कहें कि सीधे तौर पे तो ये पश्चिमी नागरी से विकसित हुई है, और यदि हम बात करते हैं मूल रूप से, तो मूल रूप से जो हमारी देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इस प्रकार हमारी लिपि का, हिंदी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार यदि हम मोटे तौर पे यदि बात करें तो पश्चिमी नागरी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है। और यदि बात आ जाती कि इसके मूल में कौन सी लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ इसका। बात ऐसी, इस प्रकार से अलग अलग 2 प्रश्न बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य भाषाओं की लिपि की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एक और भाषाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे। यहाँ हिंदी के साथ साथ संस्कृत, नेपाली, मराठी तथा कोंकणी भाषा की लिपि है क्या? देवनागरी। फिर रोमन लिपि है, ये है फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका भी। फारसी लिपि है, यह अरबी, फारसी और उर्दू की लिपि है। इसके अलावा गुरमुखी लिपि है, यह पंजाबी भाषा की लिपि है। इस प्रकार कुछ लिपियों को और थोड़ा सा याद कर लेना है, कई बार अलग अलग भाषा की लिपि पूछ ली जाती है। इस प्रकार हमारा यह हिंदी भाषा और विकास, उसका यह चैप्टर संपूर्ण हुआ। ये देखते रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और आप आगे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो तैयार कर पाऊँ जो आपके लिए सहयोगी